हेलो बॉयज एंड गर्ल्स। हमारा नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस बिजनेस स्टडीज़ का पहला चैप्टर, पहला वीडियो आपका स्लाइड इंट्रोडक्शन वीडियो था जिसमें मैंने आपको बताया था ग्लोबली हम पैसा अर्निंग के हमारे पास चार मेथड है: बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड इन्वेस्टमेंट। देन आफ्टर हमने बताया कि जो आपका चैप्टर है उसका कवरेज है इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ह्यूमन एक्टिविटीज़ को दो तरीके से क्लासीफाई किया गया है, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत नेग्लिजिबल आपका छोटा सा टॉपिक है जिसमें आपका रिलीजियस टीचिंग्स हैं, एनजीओज हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो जनरल पब्लिक के वेलफेयर के लिए काम करते हैं। हमारा जो मेजर कवरेज था वो था इकोनॉमिक एक्टिविटी में, एनी एक्टिविटी विच इज कंडक्टेड फॉर द परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड अर्निंग द प्रॉफिट। इकोनॉमिक एक्टिविटी को क्लासिफाई किया गया तीन पार्ट्स में: बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस में आपके पहले वीडियो में टेकअप कर चुका हूँ। ऐसा इकोनॉमिक एक्टिविटी जो रेगुलर बेसिस पे किया जाता है, विच इज कंडक्टेड ऑन रेगुलर बेसिस टू अर्न द प्रॉफिट बाय प्रोडक्शन एंड प्रिक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे आपके बिजनेस के, जैसे कि इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है सिंस द प्राइम ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न द प्रॉफिट फ्रॉम प्रोडक्शन एंड सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, it is called to be economic activity. Number 2, business activity is conducted on regular basis. ऐसा एक्टिविटी जो रेगुलर बेसिस पे नहीं किया जाता वो बिजनेस का पार्ट एंड पार्सल नहीं माना जाएगा। थर्ड वन वाज प्रॉफिट मोटिव। प्रॉफिट मोटिव होता है कोई भी बिजनेस का जो प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है, सोल ऑब्जेक्टिव बोल सकते हो आप उसको, तो वो होता है प्रॉफिट मोटिव। फोर्थ वन वाज एलिमेंट ऑफ रिस्क, अनदर वन वाज कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। तो दीज वर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। हमारा वीडियो नंबर, आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है और हम लेने जा रहे हैं अपना दूसरा इकोनॉमिक एक्टिविटी का टॉपिक जिसको नाम दिया है प्रोफेशन। प्रोफेशन भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। एक स्लाइड सा डिफरेंस है प्रोफेशन में और बिजनेस में। बिजनेस कोई भी ऑर्डिनरी इंसान कर सकता है, बट प्रोफेशन इज ओनली टू बी कैरिड आउट बाय अ पर्सन हैविंग स्पेशलाइज्ड नॉलेज। बताता हूं कैसे। इकोनॉमिक एक्टिविटी है कैरिड आउट बाय पर्सन हैविंग स्पेशलाइज्ड नॉलेज। समझिए जरा, एक इंसान जो 8th क्लास फेल है, जिसने अपना 10th भी पास नहीं किया है, वो बिजनेस कर सकता है। उसने क्या किया, शॉप खोल ली, छोटी सी प्रोविजनल स्टोर खोल लिया, शुगर रखा है उसने, टी कॉफी रखा है, डेली यूज की और भी चीजें रख रखी हैं, टूथब्रश है, सोप है, शैम्पू है। वो कैरी आउट कर सकता है बिजनेस। उसके लिए उसको कोई बहुत ज्यादा स्पेशल लेवल ऑफ नॉलेज नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा स्किल नहीं चाहिए। उसको काउंटिंग आना चाहिए, पैसा काउंट कर सके, वेट कर सके, मेजरमेंट आना चाहिए, बस इतना आजकल हर किसी को आता है। बट इफ वी टॉकिंग अबाउट द प्रोफेशन, यहाँ पर सिनेरियो बिल्कुल ही चेंज होता है। क्यों चेंज है? देखिए, प्रोफेशन का जो डेफिनेशन है वो कुछ इस तरीके से है: इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज कंडक्टेड बाय अ पर्सन हैविंग स्पेशलाइज्ड नॉलेज। मींस उसका नॉलेज ऑर्डिनरी नहीं है, स्पेशलाइज्ड नॉलेज है। एग्जांपल के लिए एक एमबीबीएस मींस डॉक्टर, या एक सीए या सीएस। डॉक्टर्स मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होते हैं, सीए आर द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, दे आर द ऑडिटर्स इन आवर इंडियन इकोनॉमी, एंड सीएस आर द लीगल ऑफिसर, कंप्लायंस ऑफिसर्स। सीएस केएमपीस के अंदर आते हैं कंपनी के की मैनेजरियल पर्सनल्स along with the full time directors, managing directors and the manager of the company. CS is also the part of KMPs in relation to companies. तो इनके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज है, इन्होंने अपने सब्जेक्ट्स पे थॉरो स्टडी किया है, तब ये जाकर के मेंबर्स बने अपने रेस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट्स के। एमबीबीएस होते हैं, दे क्वालिफाई द एग्जाम्स फॉर आईएमए, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। उसके बाद उनको प्रैक्टिस का लाइसेंस मिलता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट आर द मेंबर्स ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, एंड कंपनी सेक्रेटरीज आर द मेंबर्स ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। अपनी अपनी मेंबरशिप ली, इन्होंने पेपर पास की है, इंटर्नशिप कंप्लीट किया है, उसके बाद कुछ लीगल ट्रेनिंग्स इनके इंस्टीट्यूट्स खुद कराते हैं स्पेसिफिकली, तब जाकर के इनके पास अपने डिग्रीज आए हैं और ये हमको प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और बदले में हमसे चार्ज ले रहे हैं। अब हम बात करते हैं सिंप्लीफाइड डेफिनेशन की, जो आप लिख सकते हैं अपने एग्जाम्स में। तो वो है कि प्रोफेशन रिफर्स टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी व्हिच इज कंडक्टेड बाय ए पर्सन who acquires specialized knowledge
and use that knowledge impartially for the different sectors of society. Impartially का मीनिंग क्या होता है मैं बताता हूँ. कभी कभी ऐसा होता है प्रोफेशनल्स अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए इंफॉर्मेशन को ब्रेकअप कर देते हैं, मैनिपुलेट कर देते हैं. एग्जाम्पल बताता हूँ. इंडियन हिस्ट्री में एक रिवॉल्यूशनरी केस रहा है, आप सर्च कर सकते हो गूगल पे. सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड, रामालिंगा राजू वाज द मैनेजरियल हेड. उस इंसान ने क्या किया कि कंपनी के अकाउंट से वो इंसान क्या करता था, एम्प्लॉयज का सैलरी डेबिट करता था. बट एक्चुअल सिनेरियो में वो जो सैलरी था एम्प्लॉयज के बैंक अकाउंट में जाता नहीं था. आप जानते हो कि अगर आप के फादर या आपके कोई बड़े भाई बहन प्राइवेट जॉब में हैं या गवर्नमेंट जॉब में हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय और प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, तो उनका सैलरी उनके बैंक अकाउंट्स में क्रेडिट होता होगा. सर्टेन डेट्स होता है मंथ का, उसमें आपका जो सैलरी है वो कंपनी के द्वारा क्रेडिट कर दिया जाता है, आपको नोटिफिकेशन आपके मोबाइल नंबर पे आ जाता है. वहां पर क्या होता था कि रामालिंगा राजू का जो अकाउंट हेड था वो सैलरी कंपनी के अकाउंट से तो डेबिट करता था, बट एक्चुअली वो सैलरी डेबिट ही नहीं, क्रेडिट नहीं होता था एम्प्लॉइज के अकाउंट में. तो उन्होंने पिटीशन फाइल किया सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड के ऊपर. और आपको बताऊं सीए इंस्टीट्यूट के ऊपर बहुत रेयर पिटीशंस फाइल हुए हैं आज तक. उसमें से एक पिटीशन फाइल किया गया था कंप्यूटर ये सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड SCSL में, और उनका जो फर्म था वो था PwC, प्राइस वाटर हाउस कूपर. बहुत बड़ा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का फर्म है जो सीए वगैरह करते हैं बच्चे. उनका ड्रीम अप होता है कि वो इंटर्नी रहें प्राइस वाटर हाउस कूपर में या स्टैंडर्ड चार्टर्ड में. ये बहुत बड़ी फर्म्स मानी जाती हैं ऑडिट की. तो वही कह रहा हूँ कि इम्पार्शियली यूज करना चाहिए उसको अपने स्पेशलाइज नॉलेज का. वो अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए, अपने पर्सनल मोटिव के लिए अपने कोड ऑफ कंडक्ट को ब्रीच नहीं कर सकता. हर सारे प्रोफेशनल्स के अपने कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, उनका सर्विसेज रेंडर करने का एक तरीका है. वो अपने कोड ऑफ कंडक्ट के अकॉर्डिंग ही चल सकते हैं, उस कंडक्ट से बाहर नहीं जा सकते, अपने एग्रीमेंट्स को ब्रेकअप नहीं कर सकते. तो समझाता हूं मैं आपको एक बार के लेक्चर में, जो मैंने वीडियो में डाला है वो है, इट रिफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी व्हिच इज कंडक्टेड बाय ए पर्सन हैविंग सम स्पेशल नॉलेज एंड स्किल व्हिच इज यूज्ड इम्पार्शियली टू सर्व वेरियस सेक्टर्स ऑफ सोसाइटी. तो ये तो होगी सिंपल सी प्रोफेशन की बात. अगर हम इक्वेशन वाइज निकाल के आए तो प्रोफेशन से हमारे पास निकल के आती है तीन चीजें. एक तो है इकोनॉमिक एक्टिविटी प्लस किसके द्वारा कंडक्ट की जा रही है, पर्सन एक्वायरिंग स्पेशलाइज्ड नॉलेज, लिखा हुआ है स्पेशलाइज्ड नॉलेज, एंड यूज ऑफ दैट नॉलेज यूजेज इज इम्पार्शियल. तो तीन चीजें. अब सिंपली से आप ध्यान से रख सकते. चीजों को कभी क्रैम मत करिए, रटिए मत, चीजों को समझने की कोशिश कीजिए. मे भी हो सकता है कि रटने में आपको 10 मिनट लगेगा, समझने में 20 मिनट लगेगा. वंस यू गॉट द की फैक्ट, आप अगर कॉन्सेप्ट को समझ गए तो आपको रटना नहीं पड़ेगा. मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं, आप अगर वीडियोस को ध्यान से सिर्फ सुनेंगे, आपको मेरे नोट्स पढ़ने की भी जरूरत नहीं है. आप अपने नोट्स अपने आप बना सकते हो, मे भी मुझसे अच्छे बना सकते हो. तो it refers to that economic activity which is carried out by a person having a special knowledge and skill and using that knowledge impartial and serving the different sectors of society. जैसे बिजनेस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे, वैसे ही कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोफेशन के भी हैं, कुछ फीचर्स हैं प्रोफेशन के. बोला जाए एट्रीब्यूट्स, कुछ हाईलाइटिंग फैक्टर्स हैं, वो क्या है समझिए जरा. नंबर 1 मैंने आपको बताया था, बॉडी ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड स्किल एंड टेक्निक्स. स्किल या टेक्निक्स, जिस तरीके से इंसान वर्क करता है, समझिएगा. द फर्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ प्रोफेशन इज प्रोफेशनल शुड हैव स्पेशलाइज्ड नॉलेज. आप डॉक्टर्स का बात कर रहे हो, हर ऑर्डिनरी इंसान क्या आपका ब्लड प्रेशर मेजर कर सकता है? क्या आपका SpO2 पल्स रेट मेजर कर सकता है? नहीं कर सकता. ये काम ही किसका है? डॉक्टर्स का, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स का, जिन्होंने अपना जो पढ़ाई की है वो प्रैक्टिकली वेल वर्स्ड है, चार्ज अप रहते हैं हमको मेडिकली क्योर अप करने के लिए. तो वही कह रहा है कि हैविंग द स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड टेक्निकल स्किल्स. सीए ऑडिट कर सकता है क्या? एक मेयर कॉमर्स ग्रेजुएट ऑडिट कंडक्ट कर सकता है? जी नहीं, उसको इतना नॉलेज ही नहीं होगा. एंड ऑर्डिनरी मैन कैन नॉट बी ए प्रोफेशन. उन्होंने, मैंने लास्ट में लिखा भी, एक आम इंसान कभी प्रोफेशनल नहीं हो सकता. उसको प्रोफेशनल बनने के लिए
स्पेशलाइज्ड नॉलेज को एक्वायर करना ही पड़ेगा। नंबर 2, कैरेक्टरिस्टिक नंबर 2, पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या था? स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स। नंबर 2, फॉर्मलाइज्ड मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। चलिए एग्जांपल के लिए हम अपनी स्ट्रीम का एक टॉप कोर्स उठाते हैं, सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। 12th पास करने के बाद हमको सीपीटी करना पड़ता है, कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट। देन आफ्टर हम आईपीसीसी करते हैं। उसके बाद हमारा 3 साल का 3 इयर्स का इंटर्न होता है किसी सीए फॉर्म में। देन आफ्टर हम फाइनल के पेपर्स क्लियर करते हैं, हमारा कॉन्वोकेशन होता है, हमको डिग्री मिलता है। फॉर्मलाइज्ड मेथड से फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गो थ्रू द सीपीटी कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट, देन आफ्टर आईपीसीसी आपको आईपीसीसी के पेपर क्लियर करने हैं, उसके बाद आपको 3 साल का ट्रेनिंग पीरियड करना है, मैंडेशन है, अदरवाइज यू आर नॉट एलिजिबल टू गो फॉर द फाइनल एग्जाम्स। आप फाइनल के एग्जाम्स ही नहीं दे सकते। तो फॉर्मलाइज्ड ट्रेनिंग स्ट्रक्चर है, इसमें कुछ भी आप मैनुअलाइज नहीं कर सकते हो, ये पहले से फॉर्मली फ्रेम किया गया है। सीए एक्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का अपना एक्ट है। और मैं बता दूं आपको, सीए इंस्टीट्यूट, सीएस इंस्टीट्यूट और सीडब्ल्यू है, जिसको कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट या कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट्स कहते हैं, तीनों ही हमारी ऑटोनोमस बॉडीज हैं। ऑटोनोमस बॉडीज वो बॉडीज होती हैं जिनके ऊपर किसी के रूल्स और रेगुलेशंस नहीं लगते। ये सर्टेन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं, इनके खुद के रूल्स हैं, खुद के रेगुलेशंस, खुद के बायलॉज हैं। तो फॉर्मलाइज्ड मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस, सुनिएगा, देयर शुड ऑलवेज बी अ प्रोविजन फॉर ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस इन अ प्रोफेशन। डॉक्टर्स आईएमए का ट्रेनिंग करते हैं, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का उनका प्रैक्टिस का एग्जाम होता है, जब वो क्वालिफाई करते हैं उसके बाद उनको प्रैक्टिस का लाइसेंस मिलता है। आप मेरा एमबीबीएस एमडी कंप्लीट करने के बाद प्रैक्टिस पे नहीं आ सकते, आपको आईएमए में जाना पड़ेगा, एग्जाम पास करना पड़ेगा। अभी क्या होता है कि लोग अगर एमबीबीएस यहाँ से नहीं कर पा रहे हैं, हमारे यहाँ डॉक्टर्स का कोर्स जो है सबसे महंगा कोर्स माना जाता है, अगर आपका रैंक अच्छा नहीं है, आप नीट क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो एटलीस्ट यू नीड 1 करोड़, क्योंकि जो टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं प्राइवेट, उनमें 1 ईयर का एक्सपेंस आता है 15 से 20 लाख के अराउंड। 5 इयर्स का होता है एमबीबीएस, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ साइंस। मिडिल क्लास फैमिली जस्ट कांट अफोर्ड इट। Then coming back to the topic, there should always be a provision for training and experience in a profession. किसी भी प्रोफेशन में आप जाने के लिए फॉर्मलाइज्ड स्ट्रक्चर होता है जो आपको ट्रेनिंग कराता है। देन आफ्टर जब आप ट्रेंड होते हो आपके पास एक्सपीरियंस आता है। इट मींस ओनली दैट ह्यूमन एक्टिविटी कैन बी कॉल्ड एज प्रोफेशन, दैट नॉलेज ऑफ व्हिच इज इम्पार्टेड बाय इंस्टीट्यूशंस। तो प्रोफेशनल एक्टिविटी ही वो हुई जिनकी नॉलेज इंस्टीट्यूट्स के द्वारा कन्वे की जाती है। जैसे कि सीए का जो नॉलेज है स्कूल नहीं कराते, इंस्टीट्यूट है इनका कौन सा, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, आईसीएआई। सीएस है हमारा, कंपनी सेक्रेटरीज, मैनेजर प्रोफेशनल्स कौन बनाता है, आईआईएम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। जितने भी हमारे इंजीनियर्स होते हैं कौन बनाता है, आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये सारे के सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो स्पेशलाइज्ड नॉलेज फॉर्म करते हैं और कैंडिडेट्स को वेल वर्स्ड बनाते हैं, जो आपको आगे चलकर सर्विस रेंडर करते हैं। अनदर वन इज कोड ऑफ कंडक्ट। मैंने अभी आपको बताया कोड ऑफ कंडक्ट का मींस होता है एक फॉर्मलाइज्ड प्रोसेस है सर्विस को कन्वे अप करने का। ऐसा नहीं है कि आप रास्ते में जा रहे हो आप ऑडिट करने लगोगे, नो, यू हैव टू प्लान फॉर द ऑडिट, देन आफ्टर यू हैव टू गो थ्रू द एविडेंसेस, you have to go through the books of account, you have to go through the policies, you have to check that whether the company accountant has followed accounting standards, accounting conventions that have been issued by the ICAI or not. तो formalized code of conduct है किस तरीके से आप चीजों को ग्रेस्प कर रहे हो, किस तरीके से आप चीजों को ऑडिट कर रहे हो। आप एक स्टेप ऊपर एक स्टेप नीचे नहीं कर सकते। तो कोड ऑफ कंडक्ट समझिएगा, मेंबर्स ऑफ द प्रोफेशन आर बाउंड टू फॉलो ए कोड ऑफ कंडक्ट। ऑब्लिगेशन है उनके ऊपर कि उनको कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना ही करना है, उनके इंस्टीट्यूट ने बोला है। अभी आपने रिसेंटली देखा, अभी रिसेंट का न्यूज है कि सीए इंस्टीट्यूट ने अपना फॉर्मलाइज्ड ड्रेस कोड इशू किया है, जो कि सारे के सारे सीए के ऊपर मैंडेटरी है। सीएस इंस्टीट्यूट का ऑलरेडी ड्रेस है, नेवी ब्लू कलर का ब्लेजर है, पैंट है, उनके बाद सीएस का उनका लोगो रहेगा, नेवी ब्लू कलर का टाई एंड व्हाइट शर्ट है, या फिर नेवी ब्लू कलर का सफारी सूट है जो आपको पहनना है। तो कोड ऑफ कंडक्ट है। अब ये कोड ऑफ कंडक्ट ड्रेसिंग से रिलेटेड हो सकता है। द कोड ऑफ कंडक्ट इंक्लूड्स रूल्स कनेक्टेड विद द प्रोविजन, आपको सर्विस किस तरीके से प्रोवाइड करना है जनरल पब्लिक को। द कोड ऑफ कंडक्ट विद रिस्पेक्ट टू द प्रोफेशंस लाइक लॉ, मेडिकल एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट हैव ऑलरेडी बीन प्रेस्क्राइब्ड। डॉक्टर्स यूज टू वेयर व्हाइट कोट,
लॉयर्स यूज टू वेयर वो काला चोगा, हम जिसको हिंदी में बोलते हैं, ब्लैक उनका कोट होता है, जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया आपको पहन के कोर्ट में एंट्री होना है, ठीक है। तो ये सारे के सारे कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, ये सेट ऑफ रूल्स हैं जो कि सारे के सारे प्रोफेशनल्स को फॉलो करने हैं अपने बोला जाए कि एक्टिवेशन पीरियड में। जब आप अपना काम कर रहे हो, व्हेन यू आर परफॉर्मिंग योर ड्यूटी, यू हैव टू फॉलो दैट सेट ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट रूल्स होते हैं। फोर्थ वन इज प्रायोरिटी ऑफ सर्विस एंड इकोनॉमिक कंसिडरेशन। प्रायोरिटी क्या होता है, जो आपका प्राइम ऑब्जेक्टिव है टू रेंडर द सर्विस टू द पब्लिक, आपको पब्लिक को सर्विस देना है। और अब डॉक्टर्स हैं, हमको मेडिकली ट्रीट अप करते हैं, सीए हमारा ऑडिट कंडक्ट करते हैं, सीएस होता है किसी कंपनी का कंप्लायंस ऑफिसर होता है, वो ये पता करता है कि कंपनी के बिहाफ पे कंपनी अपने आप नहीं चलती, कंपनी को मैनेजमेंट चलाता है, प्रमोटर्स फॉर्म करते हैं, केएमपीज होते हैं कंपनी के की मैनेजरियल पर्सनल्स। तो सीएस ये चेक करता है कि क्या कंपनी जितने भी लॉज उसके ऊपर इंप्लीमेंट हो रहे हैं सारे के सारे फॉलो कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है लॉज को। तो वो कहता है प्रोविजन ऑफ सर्विस एंड इकोनॉमिक कंसिडरेशन, like all other business activities, adopting a profession is also a means of earning money, under which on the basis of a specialized knowledge one gets proper remuneration for the service। समझिएगा, पहला काम है कि आपको सर्विस प्रोवाइड करना है, सर्विस प्रोवाइड करना है यूज करके अपना स्पेशल स्किल। सीएस कोई कंपनी में वर्क करता है तो वो चेक करता है कि कंपनीज एक्ट 2013 फॉलो हो रहा है। इफ कंपनी इज लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, does it is satisfying the provisions of SEBI Act, Securities and Exchange Board of India 1991। क्या कंपनीज इकोनॉमिक लॉज हैं उनको फाइल अप कर पा रही है, जिसमें आपका फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट FEMA, कंपनी लेबर लॉज को फुलफिल कर पा रही है, फैक्ट्रीज एक्ट, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, ग्रेच्युटी एक्ट। तो वो कैसे कंपाइल कर पाएगा, तो उसने खुद ही स्पेशलाइज्ड नॉलेज लिया है। सीएस बहुत सारे लॉज पढ़ के आता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट जो होते हैं वो हमारे ऑडिट के सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, लॉज पढ़ते हैं। क्यों? बिकॉज उनको अपने प्रोफेशनल लाइफ में यही सारी चीजें कन्वे अप करनी है। तो इस तरीके से हमने इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्ट नंबर 2 प्रोफेशन को सम अप किया। एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज परफॉर्म बाय ए पर्सन हैविंग ए स्पेशल नॉलेज एंड स्किल एंड यूजेस देयर नॉलेज इम्पार्शियल टू सर्व द डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ सोसाइटी। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे। नंबर 1 था स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड स्किल। एन ऑर्डिनरी मैन कैन नेवर बी ए प्रोफेशनल। A profession must always acquire some special skills so that he can render service and charge remuneration against that service। Number 2 is formalized methods of training। मैंने आपको बताया सीए का जब हम लोग कोर्स करते हैं, सीएस का कोर्स करते हैं, तो उनके फॉर्मलाइज्ड ट्रेनिंग स्ट्रक्चर्स हैं, फॉर्मलाइज्ड पेपर्स हैं। जब आप उनको क्लियर करोगे, ट्रेनिंग कंप्लीट करोगे, फिर उनका कुछ इंस्टीट्यूशनल बेस्ड ट्रेनिंग होता है, उसको कंप्लीट करने के बाद आपको मेंबरशिप मिलता है। थर्ड वन इज योर कोड ऑफ कंडक्ट, जो सेट ऑफ रूल्स इंस्टीट्यूट्स के अकॉर्डिंग इशू किए जाते हैं, वो आपको जब आप अपने जॉब्स को या अपने ऑपरेशंस को कैरी आउट करते हैं तो वो कोड ऑफ कंडक्ट आपको हमेशा ध्यान में रखने होते हैं। सेट ऑफ रूल्स एंड बायलॉज इशूड बाय योर सर्टेन इंस्टीट्यूट्स, डॉक्टर्स के अपने हैं, सीए के अपने हैं, सीएस का अपना है, इनके रेस्पेक्टिव हेड इंस्टीट्यूट्स हैं जो इनको सारे के सारे ये चीजें प्रोवाइड कराते हैं। अब वो कोड ऑफ कंडक्ट उनके ड्रेसिंग से रिलेटेड हो सकते हैं, उनके प्रोविजन ऑफ सर्विस से रिलेटेड हो सकते हैं, उनके रेम्यूनरेशन से रिलेटेड हो सकते हैं, और उनके प्रेजेंटेशन ऑफ स्किल से रिलेटेड हो सकते हैं। फोर्थ वन इज प्रायोरिटी ऑफ सर्विस एंड इकोनॉमिक कंसिडरेशन। प्रायोरिटी ऑफ सर्विस का मीन्स है कि आपका जो प्राइम ऑब्जेक्टिव होगा वो है रेंडर सर्विस टू द जनरल पब्लिक एंड चार्जिंग द रेम्यूनरेशन अगेंस्ट दैट रेंडर्ड सर्विस। क्योंकि प्रोफेशनल्स का भी काम इकोनॉमिक एक्टिविटी है, मींस दे आर आल्सो वर्किंग फॉर द प्रॉफिट। तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट के लिए ही वो भी काम कर रहे हैं। फर्क एक बेसिक सा सिर्फ इतना आता है कि बिजनेस में कोई स्पेशलाइज्ड नॉलेज और स्किल नहीं चाहिए होता, जबकि प्रोफेशन में स्पेशलाइज्ड नॉलेज और स्किल चाहिए होते हैं। तो यहाँ पे हमने कंप्लीट किया अपना पार्ट नंबर 2 इकोनॉमिक एक्टिविटी का। अब मैं बात करता हूँ पार्ट नंबर 3 का इकोनॉमिक एक्टिविटी में, जो है आपका एम्प्लॉयमेंट। तो चलिए एम्प्लॉयमेंट, तो एक चीज तो यहाँ पे भी कॉमन होगी बच्चों कि एम्प्लॉयमेंट भी आपका क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो आइए जल्दी से इसको भी सम अप करते हैं, देन आफ्टर एक ग्लांस में देखते हैं कि एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस, प्रोफेशन। तो एम्प्लॉयमेंट
ये भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। चलिए, इट रिफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी अंडर विच पीपल वर्क्स फॉर अदर। एम्प्लॉयमेंट में क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, यहाँ पीपल वर्क्स फॉर अदर्स, पीपल वर्क्स फॉर अदर्स एंड रिसीव रेम्यूनरेशन, उनको कुछ सैलरी मिलता है, कुछ बोनस मिलता है। इन ल्यू का मीन्स होता है इन रिटर्न देयर ऑफ। सम एग्जांपल्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर मैनेजर्स, आपका कोई बड़ा भाई रिलायंस में मैनेजर है, सेल्स हेड है, जोनल हेड है, लेबरर्स हो सकते हैं, सिंपल बेस वर्कर्स हो सकते हैं, एंड सर्वेयर्स। आप किसी कंपनी में रिसर्चर हो तो आप कंपनी के बिहाफ पे जा रहे हो, उनके स्टेक होल्डर्स के यहाँ सर्च कर रहे हो, उनका बोला जाए कि बिजनेस डायनामा पता करने की कोशिश कर रहे हो। तो एम्प्लॉयमेंट एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जहाँ पे पीपल वर्क करते हैं, जहाँ पे लोग वर्क करते हैं दूसरों के लिए, और उस वर्क के वर्क फॉर अदर्स एंड रिसीव्स रेम्यूनरेशन। वर्क कर रहे हैं दूसरों के लिए और रेम्यूनरेशन रिसीव कर रहे हैं। एग्जांपल्स हैं सर्वेयर्स, लेबरर्स एंड मैनेजर्स। तो एम्प्लॉयमेंट बहुत सिंपल है, जब हम किसी दूसरे इंसान के लिए वर्क कर रहे हैं हम एम्प्लॉयमेंट में हैं, हम एम्प्लॉय हैं और हम जिसके लिए वर्क कर रहे हैं वो एम्प्लॉयर है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कुछ एम्प्लॉयमेंट का। एम्प्लॉयमेंट सबसे सिंपल होता है अगर लिखने को आए। एम्प्लॉयमेंट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी वेयर पीपल वर्क फॉर अदर्स एंड रिसीव्स द रेम्यूनरेशन फॉर द वर्क डन। ओके, एग्जांपल्स में सर्वेयर्स हो सकते हैं, आपके मैनेजर्स हो सकते हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ इसके भी फीचर्स होंगे, कुछ स्पेशलिटीज होंगी। क्या है, चलिए देखते हैं। नंबर 1, सर्विस टू अदर्स। अभी तो सर आपने बोला ही था, पीपल वर्क फॉर अदर्स मींस दे आर प्रोवाइडिंग सर्विस टू अदर्स। तो पहला सिंपल से कैरेक्टरिस्टिक यही हो गया। दिस इज द फर्स्ट फीचर दैट अंडर एम्प्लॉयमेंट पीपल यूज टू वर्क फॉर अदर्स एंड रिसीव्स रेम्यूनरेशन। नंबर 2, पर्सनल सर्विसेज। ध्यान दीजिएगा जरा, एन एम्प्लॉय हैज टू प्रोवाइड सर्विस हिमसेल्फ। In other words, he can get service from somebody else in his place. Employee जो होता है वो सेल्फ सर्विस्ड होता है, वो अपने लिए वर्क कर रहा है, बट इन रियल सेंस वो अपने लिए वर्क ना करके किसके लिए वर्क कर रहा है, अपने एम्प्लॉयर के लिए। तो वही कह रहा है पर्सनल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है किसी दूसरे के बेनिफिट के लिए, और उन पर्सनल सर्विसेज के रिटर्न में रेम्यूनरेशन रिसीव कर रहा है अपने एम्प्लॉयर से, अपने बॉस से। एंड एम्प्लॉय हैज टू प्रोवाइड सर्विस हिमसेल्फ। आप जाओगे अकाउंटेंट हो किसी कहीं पर, टैली पे आप सॉफ्टवेयर फीड अप कर रहे हो सारा का सारा अकाउंट डिटेल किसी कंपनी का, तो आपका जाहिर से होगा आप पहुंचते होगे प्राइमा फेसी, आप वहां बैठोगे सिस्टम पे वर्क करोगे, आप अपना पर्सनल स्किल यूज कर रहे हो अपने बॉस के लिए और उसको टाइम टू टाइम कन्वे कर रहे हो इन्फॉर्मेशंस। ही कैन नॉट गेट सर्विस फ्रॉम समबडी एल्स इन दिस प्लेस। अब वो अपनी जगह अकाउंटेंट किसी और को बना के नहीं बिठा सकता, वो अपने बच्चे को नहीं भेज सकता, because he is not the adequate person for that job. Third one is servant. An employee is a servant of his master. जब हम कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो we are liable for our employer. Employee is always liable for the employer. Employee का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि जो एम्प्लॉयर ने उसको वर्क दिया है उसको एफिशिएंटली प्रूव अप करे। तो एन एम्प्लॉय इज अ सर्वेंट ऑफ हिज मास्टर एंड एक्ट अकॉर्डिंग टू हिज ऑर्डर्स। आप अकाउंटेंट हो, आप अपने बॉस के अकॉर्डिंग ही वर्क करोगे, आप अपने तरीके से पॉलिसीज को हैंडअप नहीं कर सकते। फोर्थ वन इज नो नीड ऑफ कैपिटल। बिजनेस में एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस या प्रोफेशन में तो फिर भी कैपिटल का रिक्वायरमेंट होता है। आप कंपनी सेक्रेटरी या चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आप प्रैक्टिसिंग फर्म खोलना चाहते हो तो आपको कुछ माइन्यूट से इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा। बिजनेस में इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा चाहिए होता है, थोड़ा सा कम चाहिए होता है प्रोफेशन में, लेकिन एम्प्लॉयमेंट में कैपिटल का रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं होता। देयर इज नो नीड ऑफ कैपिटल इन एम्प्लॉयमेंट। इन अदर वर्ड्स द कैपिटल इज दैट ऑफ द मास्टर नॉट ऑफ द एम्प्लॉय। जो भी कैपिटल है वो सारे का सारा हमारे बॉस का है, हमको तो ऑफिस में जाके कंप्यूटर पे डाटा फीड करना है, सिंपल सा है। फिफ्थ वन इज नो रिस्क। जब हमने कैपिटल ही नहीं लगाई तो रिस्क नहीं है, अनलेस हमारी सैलरी है हमको कंपनी बाहर निकाल दे, एक्सपेल्ड आउट ऑफ द कंपनी, तब जा करके क्या होगा, हमारा पूरा लॉस होगा। यहाँ पे लॉस का कोई चांस नहीं होता बिकॉज वी आर वर्किंग ऑन सैलरी बेसिस।
We are not the owners of company, neither we have invested any type of capital or amount in the business. Whole capital has been contributed by the master himself. So there is no provision for loss on the account of employee. तो ये हुआ हमारा एम्प्लॉयमेंट, जहाँ पे लोग दूसरों के लिए वर्क करते हैं और अपनी सर्विसेज के रिटर्न में कंसिडरेशन या रेम्यूनरेशन रिसीव करते हैं। इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी, जैसे इसमें कोई कैपिटल का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, कोई रिस्क नहीं, जब आपने कैपिटल इन्वेस्ट नहीं किया तो रिस्क नहीं है, आप सर्वेंट के तौर पे एक्ट करते हो अकॉर्डिंग टू द मास्टर्स ऑर्डर्स, जैसा आपका मास्टर बोल देगा। सेल्फ सर्विस होते हैं, आप अपनी सर्विसेज के लिए पैसा चार्ज करते हो एम्प्लॉयर से। अब एक छोटी सी बात है कि सर हमने आपने तीन चीजें पढ़ाई, बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोफेशन। सिंपल सा इनका डिफरेंस देख लेते हैं, मैंने आपके नोट्स में डाल रखा है, डिफरेंस बिटवीन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। सबसे पहले स्टार्टअप किस तरीके से होता है। बिजनेस होता है स्टार्टअप आफ्टर कंप्लीटिंग सम लीगल फॉर्मेलिटीज। आप पार्टनरशिप में बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो आपको कुछ पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग प्रोविजंस बनाने पड़ेंगे, पार्टनरशिप डीड बनाना पड़ेगा। हालांकि वो मैंडेटरी नहीं होता, वॉलंटरी होता है, बट लीगल एविडेंसेस के लिए पार्टनरशिप डीड बना लेना चाहिए। प्रोफेशन में होता है स्टार्ट्स आफ्टर गेटिंग सर्टिफिकेट फ्रॉम द इंस्टीट्यूट्स। सीए, जब हम सीए करते हैं तो हमारे पास दो चीजें आती हैं। शुरुआत में हम कुछ ईयर्स तक होते हैं एसीए, असिस्टेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट, या एसीएस, असिस्टेंट कंपनी सेक्रेटरी। Then after getting the experience of specified 5 to 7 years, that is converted to FCA or FCS, fellow chartered accountant या fellow company secretary। तो वहां पर वो केसेस होते हैं कि आप एक वक्त के बाद फेलो मेंबर्स हो जाते हो। एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट्स आफ्टर गेटिंग अपॉइंटमेंट लेटर। हम इंटरव्यू के लिए गए रिलायंस इंडस्ट्री में और हमने लीगल ऑफिसर के लिए इंटरव्यू दिया, हम सीएस हैं क्वालिफाइड, और हमारे पास अपॉइंटमेंट लेटर आ गया तो हमारा एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट हो गया। नेचर ऑफ वर्क, बिजनेस में प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड सेल, बाइंग एंड सेलिंग। प्रोफेशन में जो नेचर ऑफ सर्विस होता है वो होता है पर्सनल सर्विसेज एज ए स्पेशलिस्ट। डॉक्टर्स आपको मेडिकल सर्विसेज देता है, सीए ऑडिट सर्विस देता है, सीएस लीगल सर्विसेज देता है। और एम्प्लॉयमेंट में नेचर ऑफ वर्क होता है, एम्प्लॉयमेंट में द वर्क अलॉटेड बाय द एम्प्लॉयर। इन्वेस्टमेंट, बिजनेस में बहुत ज्यादा चाहिए होता है, प्रोफेशन में बिजनेस के कंपैरिजन थोड़ा लो चाहिए होता है, और एम्प्लॉयमेंट में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए होता। रिस्क, बिजनेस इन्वॉल्व्स हायर रिस्क, प्रोफेशन इन्वॉल्व्स मॉडरेट रिस्क। जब इन्वेस्टमेंट कम है तो रिस्क भी कम होगा प्रोफेशन में, व्हाइल देयर इज नो रिस्क इन एम्प्लॉयमेंट, आइदर नो रिस्क और फुल रिस्क। अगर आपको कंपनी ने आपके परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई नहीं हुए आप बोलो तो आपको एक्सपेल कर देंगे, बाहर कर देंगे, तो पूरा रिस्क है। ऑब्जेक्टिव, बिजनेस में ऑब्जेक्टिव होता है टू अर्न द प्रॉफिट, प्रोफेशन में ऑब्जेक्टिव होता है टू अर्न द प्रॉफिट थ्रू सर्विसेज। जब आप कंपनीज को अच्छे ऑडिट रिपोर्ट्स दोगे, अच्छे से उनका काम करोगे, कंपनीज के सारे कंप्लायंसेस फुलफिल होंगे तो आपको अच्छा सर्विसेज मिलेगा। एंड एम्प्लॉयमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है टू अर्न द इनकम थ्रू सैलरी और वेजेस। टेस्ट ऑफ एफिशिएंसी, किस तरीके से आप पता करोगे एफिशिएंसी। तो बिजनेस में एफिशिएंसी पता होती है लेवल ऑफ प्रॉफिट अर्न, प्रोफेशन में एफिशिएंसी पता होती है क्वालिटी ऑफ सर्विस से, और एम्प्लॉयमेंट में पता होती है डेडिकेशन ऑफ जॉब। जो आपको टास्क दिए जाते हैं, आप टास्क को कंप्लीट कर पा रहे हो विद इन द स्पेसिफाइड टाइम पीरियड्स और नॉट। कोड ऑफ कंडक्ट, बिजनेस में देयर इज नो कोड ऑफ कंडक्ट। आप आराम से शॉर्ट्स पहन के, टी शर्ट्स पहन के बैठ सकते हो अपने शॉप पे, बट या देयर इज अ कोड ऑफ कंडक्ट इन प्रोफेशन। आप सीए हो, सीएस हो, डॉक्टर्स हो तो आपका एक कोड ऑफ कंडक्ट है। एंड एम्प्लॉयमेंट में there is code of conduct as per the rules led by the employer। तो ये था हमारा टॉपिक जिसमें हमने इकोनॉमिक एक्टिविटी के 3 पार्ट्स कवर किए। कौन कौन से? बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। उनका डिफरेंस, आपके जो नोट्स हैं, इस वीडियो के नोट्स जो हैं आपके, इस वीडियो को जब अपलोड होगा आपका एप्लीकेशन पे, जब आप वीडियो स्क्रॉल आउट करेंगे तो साथ में आपको नोट्स का लिंक मिल जाएगा जहां से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। मैंने पूरा कवरेज किया है। अगर इसके बाद भी कोई चीज़ रहता है या कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिखाइए, हम उसको तुरंत सॉल्व करेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।